now this topic is about X-rays. आपने अपनी बुक में आप देख सकते हैं, मुझे बुक का जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है मुझे वो थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो मैंने आपको थोड़ा सा और हेडिंग्स और तरीके से बताया। तो आप जाहिर बात है अटेम्प्ट करते हुए जब अगर आपको समझ आ गया हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो और आप इधर से भी कर सकते हो। असल चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आपको कोई MCQ आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप उसको आंसर कर सको। अब इसको देखते हैं कि आपकी बुक में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये इनर शेल ट्रांजिशंस होती है। एटम जो है, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तरीके से, इनर मोस्ट का मतलब है जो के शेल में है, जाहिर बात है वो टाइटली बाउंड है, बहुत नजदीक है न्यूक्लियस के, तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स है, उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब अगर किसी तरीके से भी वो वाला इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो वहां पे वैकेंसी हो जाएगी। उस होल को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए पीछे से फॉरेन इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर दूसरी शेल में, एल शेल में वैकेंसी हो जाएगी, फिर M से L में जंप करेगा, तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। Right? So this is how X-rays are produced. अब आगे इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, क्या वजह है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और मैंने ये फिगर आपकी बनाई है, अभी आप इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप इस फिगर को अगर देखें, अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं कि मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया। नाउ दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्स-रेज। ये आपको याद होनी चाहिए कि इसकी क्या रेंज है, 0.01 नैनोमीटर, राइट, से लेके 10 नैनोमीटर तक। ऑब्वियसली ये क्या चीज है, दिस इज लैम्डा, लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जेटिक है किसके मुकाबले में, वो जो पीछे हमने पढ़ा था, हमने इंफ्रारेड को पढ़ा, हमने बैरमर सीरीज को पढ़ा, उसमें जो बिट होती है आपको अगर याद हो तो 546 और 448 इस रेंज में वो आ रहे थे वेवलेंथ। तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी इसके मुकाबले में बहुत कम थी। आगे मैंने हेडिंग दी एक्स-रे प्रोडक्शन, जो कि आपका सेकंड हेडिंग बनती है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि मैंने पोटेंशियल दी है, जाहिर बात है पोटेंशियल देनी तो जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को एक्सेलरेट करना है उसको धक्का लगाना जरूरी है। धक्का किससे लगाते हैं, बैटरी से लगाते हैं, राइट। इधर हम धक्का किसको लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लगा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली टारगेट, इसको मैं T लिख देती हूँ। दिस इज फिलामेंट, ये फिलामेंट हीट अप होगी, इसको पोटेंशियल मिलेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काफी ज्यादा होगी और वो टारगेट से टकराएंगे। टारगेट कौन सा हो सकता है, इधर आपकी बुक में टंगस्टन यूज किया, मॉलिब्डेनम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। टंगस्टन से जब टकराएंगे तो अब आप एक गौर करें, ये मैंने इत्तफाकन नहीं बनाई फिगर। इत्तफाकन का मतलब ये कि ये नहीं है कि ये एक को लंबा कर दिया फिर खुद ब खुद छोटा कर दिया, या मैं इसको मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, नो, ये मैंने जान के बनाई है। ये क्या बताने के लिए बनाई है कि इसका एज है फर्क है, इसका फर्क है, इसका फर्क है, ये बताने के लिए बनाई है। तो ये जो बात मैं आपको कहती हूँ कि सबसे पहले टॉपिक टाइटल देखो, उसके बाद फिगर उसको सही तरह बनाओ, तो कभी आपकी कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ अब इसको मैंने ना इस तरह बनाया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है, वो टारगेट से टकरा रहा है। अब एक्स-रे इमिट होगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ये के प्राइम। ये इस बताने का मकसद क्या है, ये रफली ये आपकी बुक में इस तरह नहीं दिया, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि प्रोसेस हो क्या है। सपोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा ये वही चीज है। अब आप देख लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जो कि 12वें चैप्टर से स्टार्ट हुई थी, कहां कहां वो इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE, राइट। सो व्हेन सच इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट दे स्लो डाउन, ऐसा हो जाएंगे, जाहिर बात है उनको रोक दिया गया, एंड कम टू रेस्ट, और वो रुक जाएंगे बिकॉज ऑफ कोलिजन विद टारगेट एटम। आप खुद सोचें, कोई चीज तेजी से आ रही है, एकदम से वो हेड ऑन कोलिजन की है, वो क्या होगी, अगर वो चीज रुकी है तो उसने अपनी सारी एनर्जी क्या दे दी है, अंदर मेरे हाथ को दे दी है, राइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये
आगे चलते हैं। इन सच कोलिजन होता है मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड। ये कहाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब मैंने आपको पहले, खैर आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इधर ही देखते हैं। मोमेंटम is transferred to atom of electrons, slow atom and electrons slow down, atom and electrons slow down and photons are emitted. electrons आहिस्ता हो जाएंगे, photons emit होंगे, और जो थोड़ा सा, जाहिर बात है आप मुझे कह सकते हो कि ये क्या बात हुई, क्या ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह पे, जैसे अगर ये मेरे हाथ से टकराए तो ये थोड़ा सा तो हिलेगा ना, हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा, लेकिन वो इतना बड़ा उसका साइज है, उसमें थोड़ी सी वो अपनी जगह से रिकॉइल करेगा, तो उस एनर्जी को हम कंसिडर नहीं करते। किस वजह से मैंने लिखा हुआ है इट इज नेग्लेक्टेड, बहुत कम। अच्छा, अब ये ग्राफ देखो, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये ग्राफ, मैंने इसको जरा क्लियरली आप देख सकते हैं। अलोंग वाई एक्सिस रिलेटिव इंटेंसिटी, किसकी रिलेटिव इंटेंसिटी? एक्स-रेज की। अलोंग एक्स एक्सिस लैम्डा, किसकी वेवलेंथ? जो एमिट हो रही है, राइट। अब इसको देखते हैं, ये ग्राफ हमें बताता है द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज एंड वेवलेंथ आल्सो वी ऑब्जर्व। अब ये बात याद रखें कि ये जो आ रहा है दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये देखिए ब्रेक नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको मैं अगर ऐसे ही कर दूँ यूं और ये ऐसे, ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये क्या है इसके ऊपर, ये जो पीक्स नजर आ रही है, और आप देख सकते हैं ये के बीटा है और ये के अल्फा मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसका कोई ताल्लुक है के शेल से ताल्लुक है, और ये जो अल्फा और बीटा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर के शेल के अंदर वैकेंसी, ये होल क्रिएट हो गया के में, तो के में किधर से आ सकता है? एल से इलेक्ट्रॉन फिल करने की इधर आ सकता है, और एम से भी फिल करने के लिए इधर आ सकता है। जब एल से एम के में आएगा तो वो क्या होगा? के अल्फा। जब एम से के में आएगा तो वो क्या होगा? के बीटा। अगर एन से के में आएगा तो वो के गैमा। इस तरह से ये चीज हमें ये बता रही है कि के बीटा यानी के में वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, उसको फिल करने के लिए जो आए ये पीक्स वो बता रही है। और ये मैंने लिखा हुआ है कि as we observe continuous spectrum of radiation on which superimpose, ऊपर लगी हुई हैं two peaks of sharply defined peaks। अब आगे मैंने continuous spectrum की वजह बताई है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या वजह आप देख सकते हैं, इसकी इस वाले की, ये वाले एक्सरे की वेवलेंथ इतनी है, इस वाले की इतनी है, जितनी जिसकी ये इंटेंसिटी है, इसकी इतनी है। ये चीज हमें क्या बताती है? ये वही चीज है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये मैंने लेंथ फोटॉन्स इत्तफाकन नहीं बना दिए। जाहिर बात है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो एक जितनी नहीं होगी। और ठीक है, अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर उसको एनर्जी दी गई है, वो इसको मेरे हाथ को, इसको हम देखते हैं, इसको ऐसे करके वो टकराया। जब इसको टकराया है तो क्या हुआ? इसने थोड़ी सी अपनी एनर्जी इस एटम को दे दी। अब क्या होगा? एक फोटोन निकल आएगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं आया, वो अगले से टकराएगा। उसकी वजह से क्या होगा? एक और फोटोन निकल आएगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुका, उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो अगले वाले से टकराएगा, फिर एक और फोटोन निकल आएगा। फर्क क्या होगा? सारे फोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। एनर्जी डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि वी गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर तो डिस्क्रीट होता, जैसे ऐसे ऐसे करके होता, जो कि तो हम कहते हैं डिफाइंड एनर्जी है। अब डिफाइंड एनर्जी नहीं है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब इसको मैंने कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम को ये जरा थोड़ा सा और एलेबोरेट मैंने किया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि लेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर एनकाउंटर इज के, आफ्टर एनकाउंटर देन द फोटोन एनर्जी इज क्या हो जाएगी? के माइनस के प्राइम, क्योंकि इसकी एनर्जी के थी, इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई है। किस वजह से? क्योंकि कुछ एनर्जी उसने अपनी एटम को दे दी है टकराने के बाद।
अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी K प्राइम हो गई, टकराने की वजह से क्या हुआ, एक फोटोन इमिट हुआ, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, जाहिर बात है वो होगी K माइनस K प्राइम, राइट। तो मेरा ख्याल है इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो इस तरह हमें बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज मस्ट समझने के लिए। ओके, नाउ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या एनर्जी पाता है इसकी K प्राइम, whose energy is less than K, किसकी एनर्जी थी, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देती हूं ऊपर इंसिडेंट, may now make collisions, पहली बात है वो टकराएगा, सेकंड कोलिजन विद टारगेट एटम, जो बात मैंने अभी आपको बताई है, पहली कोलिजन के बाद वो रुका नहीं है, उसमें अभी भी एनर्जी बाकी है, अब उसने सेकंड कोलिजन की है, सेकंड कोलिजन के नतीजे में क्या निकलेगा, सेकंड फोटोन निकलेगा विद डिफरेंट एनर्जी, दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग टिल द इलेक्ट्रॉन कम टू रेस्ट। मेरा ख्याल है अब इससे हमें पूरी तरह समझ है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझे आपकी बुक का जो है वो इतना क्लियर नहीं लगता, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर कर आपको इक्वेशन के थ्रू बताने की कोशिश की। All photons generated by these collisions form part of continuous spectrum, right? Now, अब this is, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर्स, आखिरी चैप्टर 19, 20, 21 सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल लैम्डा और कट ऑफ लैम्डा मिनिमम, बिलो लैम्डा मिनिमम होता क्या, बिलो विच कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप इसको देखिए, मैंने फिगर बनाई हुई है, क्या आप देख सकते हैं, मैंने यहां से नहीं शुरू किया, यहां से शुरू किया, ये लैम्डा मिनिमम है, क्या इससे पहले कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, नहीं है, तो लैम्डा मिनिमम क्या है, जिससे पहले कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता, यानी दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। तो अब हम इसके तरफ जाते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, अब इसकी डेफिनेशन पता चल गई हमें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लैम्डा इज डिटरमिन्ड बाय मैक्सिमम एनर्जी लॉस। अब ये दिस इज द की पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी लॉस। मैक्सिमम एनर्जी लॉस का क्या मतलब है, ये टकराया इलेक्ट्रॉन, सारी की सारी एनर्जी अपनी इसको सारी दे दी है, राइट, सारी दे दी है, तो इसीलिए मैं कहूंगी मैक्सिमम एनर्जी लॉस। जबकि जो पहले हमने पढ़ा है उसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस नहीं था, उसने सेकंड कोलिजन भी की, उसने थर्ड भी की, उसने फोर्थ भी की, इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी लॉस। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hf। अब वो K प्राइम नहीं होगा, अब क्या होगा, जितनी एनर्जी थी सारी की सारी फोटोन को मिल गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ev, hf लिख दिया, f की जगह c ओवर। अब जब ये वाली कंडीशन होगी तो इस वक्त लैम्डा मिनिमम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन एनर्जी, तो लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा, hc ओवर ev। अगेन दिस इज योर MCQ क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इज लैम्डा मिनिमम इज डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मटेरियल, नो। देखो इसमें टारगेट आ रहा है कहीं पे इक्वेशन में, नो, H आ रहा है, C आ रहा है, E आ रहा है, V आ रहा है, टारगेट मटेरियल का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टारगेट मटेरियल। जी, ये एक्सरेस को बताने के लिए, उसकी ट्रांजिशंस को बताने के लिए, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये मैंने इसको ड्रॉ किया बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं। N1 है यानी ये K शेल है, N2 है, ये कौन सा हो गया, L, N3 है M, ये N। अभी आपको मैंने बताया जब 2 से 1 में होगा, L से M में होगा, तो ये क्या होगा, KL, और जब 3 से 1 में होगा ये क्या होगा, K बीटा, जब 4 से इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, K अल्फा बीटा गामा, और फिर K डेल्टा, इसी तरह आगे चलता है। ये क्या होगा, ये होगा L अल्फा, ये क्या होगा, L बीटा, ये होगा L गामा, ये क्या होगा, ये होगा M अल्फा, M बीटा। तो
ये इस फिगर से आपको पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हो गया। अब हम देखें, अगर ये जैसे ये होल था बेसिकली, अब आप देखें इसमें थोड़ा एनर्जी में इसमें कंफ्यूजन होती है, आमतौर पे बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। अब जैसे ये के शेल था, के में होल था, होल ट्रेवल किया है किधर, ये n = 2 में, ठीक है, तो ये के अल्फा हो गया हमारा, और होल अगर ट्रेवल किया है n = 3 में, तो ये हमारा के बीटा हो गया। देखो किसका डिफरेंस ज्यादा है, दोबारा से वही वाली रीजन जो मैंने आपको बताई, के बीटा, राइट। तो फिर ऑब्वियसली इसकी, इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं जो करीब है उससे हुई है, नहीं, वही रीजन है, एनर्जी डिफरेंस जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, आई थिंक नाउ दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक्स-रेज, their production, what is lambda minimum, on what factor does lambda minimum depend, why we get continuous spectrum as well as peaks superimpose on the continuous spectrum.